हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्रुप स्टडी प्लस। माय नेम इज आदेश। और प्यारे बच्चों, हमारा लास्ट लेक्चर जो था ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे थे। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस कवर कर रहे हैं, जिसे हिंदी में जैव प्रक्रम कहा जाता है। बट बिफोर वी बिगिन, तो जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो बच्चों लाइक करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, तो बेटा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो एक्सक्रेशन से पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन कवर कराया था, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बाद आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज एक्सक्रेशन। और एक्सक्रेशन में हमें किडनी के बारे में पढ़ना है। ओके, तो बेटा उससे पहले जो हमारा लास्ट जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन आपको पढ़ाया था, उसको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ और फिर हम उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ये वीडियो कंटेंट कंप्लीट किया था, ये वाला कंटेंट। ये मैंने आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्ट हमारा 4 चैम्बर का होता है और किस तरीके से उसमें ब्लड रोटेट करता है। सिंगल सर्कुलेशन मैंने आपको समझाया था, डबल सर्कुलेशन मैंने आपको समझाया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो बेटा आप लोग पहले पुरानी वीडियोस को ऑब्जर्व करो, तब आपको आज का कंटेंट भी समझ में आएगा। ओके, तो बेटा इसमें मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन तो समझा दिया था ब्लड के बारे में, और मैंने आप लोगों को ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में चैम्बर्स ऑफ हार्ट के अंदर मैंने कंटेंट ये भी बताया होगा कि एक पेसमेकर होता है। आपको पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स के डिफरेंस वर्क भी बताए होंगे। आर्टरीज और वेन्स, हालांकि मैं आपको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था जब मैंने आपको ये कंप्लीट कराया था। तो ये बेटा ट्रांसपोर्टेशन कुछ इस तरीके से कराया था मैंने आपको। देखो, ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको हार्ट के बारे में पढ़ाया, और हार्ट के बाद आपने पढ़ी थी आर्टरी, आपने धमनी यानी कि आर्टरीज के बारे में पढ़ लिया, वेन्स के बारे में, और कैपिलरीज के बारे में मैंने आपको बताया था। ब्लड के अंदर ब्लड, प्लेटलेट्स और लिम्फ, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। और यहाँ पे उसका सारा कंटेंट भी मैंने जो आपको पढ़ाया था लिखा हुआ है। लिम्फ भी मैंने आपको पढ़ाया था। लिम्फ क्या होता है बेटा? लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इस बात को याद रखना, ठीक है। ये जो लास्ट लाइन है ये आपको याद रखनी है, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है लिम्फ के अंदर। फिर मैंने आपको बताया था लिम्फ जो होता है वो फैट को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर फैट मींस फंसा होता है, जो चर्बी होती है हमारी बॉडी में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। और हिंदी वालों को, बच्चों को मैंने ये हिंदी में रिपीट कर दिया होगा, डिस्कस कर दिया होगा, तो उम्मीद है उन लोगों ने भी नोट्स प्रॉपर बना लिए होंगे अपने। फिर ट्रांसपोर्टेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक सिंगल सर्कुलेशन और दूसरा डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन मैंने आपको फिश के बारे में डिस्कस किया था, और डबल सर्कुलेशन हम ह्यूमन के अंदर होता है। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना कि मोस्टली जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है। इसको चलो मैं आप लोगों को ना, अभी जब ये चैप्टर हमारा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा तब हम एनसीईआरटी बुक को कंटिन्यूअसली रीड करेंगे। जैसे हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पे लेक्चर्स में कराऊंगा। ओके, तो बेटा ये तो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो भी क्या, डबल सर्कुलेशन। ओके, चलो तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। हमें पढ़ना है आर्टरीज और वेन्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंसेस को शायद नहीं कराया था, तो वो मैं अभी कराता हूं आपको, ठीक है। इसको आपको डिस्कस करना है। ये लो, 1 मिनट। तो देखो बेटा, अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आपको याद होगा, थोड़ा थोड़ा याद होगा, आर्टरीज जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको कैरी करती हैं, और वो भी कहाँ से? हार्ट से। तो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्टरीज को जिसे धमनी कहा जाता है, वो हार्ट से ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती है। आर्टरीज जो है हार्ट से, वो भी कौन सा? ऑक्सीजन वाला ब्लड। और वेन्स क्या करती हैं बेटा? वेन्स करती हैं डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, यानी कि बॉडी से वो भी कहां पर? हार्ट तक लेके जाने का काम करती है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जाती हैं वेन्स। वेन्स का मतलब सीरा, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। बच्चे ये आपको याद रखना है, ये वो वाला पार्ट है। पल्मोनरी आर्टरी मैंने आपको बढ़ाया था कि इसमें क्या होता है। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कहां से? हार्ट से बॉडी तक।
अब यहाँ पे ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, ये हार्ट से और लंग्स तक लेके जाती है ब्लड को, ठीक है, हार्ट से लंग्स तक। तो हार्ट से लंग्स तक का जो डिफ्रेंसिएशन हम पढ़ते हैं वो पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाता है। ओके, पल्मोनरी का मतलब होता है एक तरीके से झूठी, एक तरीके से होता है, ठीक है, पल्मोनरी वर्ड्स का मतलब झूठा होता है, ठीक है। आगे देखो, ये तो समझ में आ गया होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। फिर आर्टरीज का काम क्या होता है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, बहुत ज्यादा फैली हुई होती हैं आर्टरीज हमारी बॉडी के अंदर। ये लचीली होती हैं, इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर, और ये मोटी होती हैं। इनका रीजन पूछा जाता है बच्चे, देखो जब हार्ट से ब्लड बहुत प्रेशर के साथ पंप होता है, तो अगर ये इलास्टिसिटी नहीं होगी तो आर्टरीज ब्लास्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी। और अगर मोटी नहीं होंगी, पतली होंगी, थिन होंगी, काफी शीटेड टाइप की होंगी, तो इजीली वो फट जाएंगी। तो ये दोनों क्वालिटी इसीलिए होती है क्योंकि हार्ट जो है बड़े प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है ताकि वो पूरी बॉडी में रोटेट कर सके। ओके, डीप सीटेड का मतलब देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये सतह ही नहीं होती हैं, इनको ये ऊतकों के नीचे, मतलब ये टिश्यूज के नीचे पाई जाती हैं, और मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा फैली होती हैं। हिंदी में आर्टरीज यानी कि धमनी कहा जाता है। एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेके जाती है। अपवाद क्या है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, फुफ्फुस, वो उल्टा काम करती है। वो क्या करती है, वो हार्ट से लंग्स तक ब्लड लेके जाती है। ओके, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कराया था। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी आप देख रहे हो, यहाँ पे ये रहा, ये पल्मोनरी आर्टरी। अभी पढ़ रहे हो कि आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। और यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, फुफ्फुस धमनी जो होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है। लेकिन कहाँ से, वो भी हार्ट से लंग्स तक। इस बात को स्पेशली याद रखना, एग्जाम का पार्ट जरूर बनता है, ठीक है बेटा। चलो आगे डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा ये मोटी होती हैं, इनमें लचीलापन होता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ, ये हिंदी में लिखा हुआ, धमनियों की भित्ति जो है मोटी होती है और वो बहुत लचीली होती है। एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट आपको आ गया यहाँ पे, वॉल्व। देखो इसमें नहीं दिया बेसिक, जो वॉल्व है ना, वी फॉर वॉल्व होता है, ठीक है, और वी फॉर वॉल और वी फॉर वेन्स, ये याद रखना है आपको, ठीक है। वॉल्व जो होते हैं वो वेन्स के अंदर पाए जाते हैं। अब वॉल्व होते क्या है, वॉल्व जैसे मान लीजिए आपकी आर्टरी या वेन्स हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे रिंग्स बने होते हैं, और ये रिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे। ये आपकी बॉडी में, मान लीजिए पैर का अंगूठा होता है टो, और टो से ब्लड को हेड तक लेके जाना है, मान लीजिए लंग्स तक लेके जाना है, हार्ट तक लेके जाना है, और यहां से वेन्स जो है, वेन्स के द्वारा ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ब्लड की एक ही डायरेक्शन बनी रहे, क्या हो, यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, इसको हेल्पफुल करते हैं वॉल्व। वॉल्व जो है, रिंग है, वो ब्लड को वापस नीचे नहीं जाने देते, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करते हैं। दैट्स व्हाई ये किस में पाए जाते हैं, वेन्स में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वेन्स बॉडी के पार्ट से ब्लड को हार्ट में लेके आता है। ओके, दैट इज क्लियर। तो इनमें आर्टरीज में वॉल्व की जरूरत नहीं होती, आर्टरीज बस इलास्टिसिटी होनी चाहिए उनके पास, वो मोटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब वेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वेन्स इसका अपोजिट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ओके, कहां से, बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जाता है, किसको छोड़ के, पल्मोनरी वेन को छोड़ के, है ना। पल्मोनरी वेन इसका उल्टा काम करेगा, वो अगर ये डीऑक्सीजनेटेड है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। और कहां से लेके आएगा, वो लेके आएगा लंग्स से हार्ट तक। दिखाता हूं मैं आपको, मैंने ये ऊपर आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। देखो ये रहा आपका पल्मोनरी वेन, और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, कहां से, लंग्स से हार्ट तक। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो बेटा ये हुआ हमारा ये टॉपिक वेन्स का। अभी आगे दिखा हुआ है ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स, यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है भित्ति। ये मोटी नहीं होती है, ठीक है, थिन होती है, और नो इलास्टिसिटी। इसमें लिखा हुआ है लेस इलास्टिक और थिन, पतली होती है। एक वर्ड लिखा हुआ है सुपरफिशियल एज कंपेयर टू आर्टरीज। ये मतलब ये थोड़ा सा ना आउटर सरफेस, जैसे हम अपने हैंड को देखते हैं, हाथ को देखेंगे तो हाथ की जो पाम के अपोजिट जो सरफेस होती है, ठीक है, तो वहां पे जब आप देखोगे तो बहुत सारी वेन्स आपको दिखाई देंगी। दैट्स मीन्स वो क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि ये सुपरफिशियल है, मतलब वो आपकी सतह के आउटसाइड है। ओके, तो ये था। और इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये लोग लिखना भूल गए, वेसल्स लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वॉल्व जरूर पाए जाते हैं, और ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो वेन्स के अंदर वॉल्व पाए जाते हैं, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से नोट कर सकते हैं।
ये इंपॉर्टेंट था। तो आर्टरीज और वेन्स में आपने डिफरेंसेस कर लिया और ये एग्जाम का पार्ट जरूर बनता है। आगे डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने आर्टरीज और वेन्स तो पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो टॉपिक है वो ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होता है, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, वो भी किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब वाहन, ठीक है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब वाहन, और वो किसके अंदर पढ़ेंगे हम, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर। तो बच्चे, प्यारे बच्चों, आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन और वो भी प्लांट्स के अंदर मतलब वाहन, वो भी किसके अंदर, पादपों के अंदर। तो आपने ध्यान होगा आप लोगों को, आपने दो टिश्यू पढ़े थे, एक पढ़ा था जाइलम और एक पढ़ा था वेसल्स। जाइलम और वेसल हिंदी में बच्चे यही कहा जाता है, जाइलम को जाइलम कहा जाता है और वेसल को सॉरी, जाइलम के बाद फ्लोएम आएगा बच्चे, वेसल्स नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। इसको क्या कहेंगे, फ्लोएम कहेंगे। जाइलम और फ्लोएम आपने पढ़े होंगे लास्ट स्टैंडर्ड में, ओके। तो बेटा यही दो और टिश्यू हैं हमारे पास जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं पढ़ने के लिए, जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को मूवमेंट करते हैं, ठीक है। आप कैसे करते हैं वो आप लोगों ने पता होगा। देखो जाइलम का काम क्या होता है, पहली बात जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि जल का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूनिडायरेक्शन होता है, मतलब जो वाटर है वो नीचे से रूट से टॉप ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट जाएगा, बस ऊपर से नीचे नहीं आएगा। यूनिडायरेक्शन मतलब एक दिशा में ट्रांसफर होता है। दूसरा बच्चे फ्लोएम लिखा हुआ है, अब वाटर ट्रांसपोर्ट ये कर रहा है, वाटर और प्लस में मिनरल्स भी लिख सकते हो आप। मिनरल्स का मतलब क्या होता है, खनिज होता है। लेकिन फ्लोएम की बात करें तो फूड का जो ट्रांसफर होता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। फूड का ट्रांसफर फ्लोएम करता है। दूसरी बात बच्चे, ये बाई डायरेक्शन होता है, ये आपका जो है फूड को ऊपर से नीचे, एक पत्ती से दूसरी पत्ती में, दूसरी पत्ती से तीसरी में, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड मूवमेंट करता है, तो फ्लोएम होता है। अब इनके एग्जाम में, आपके एग्जाम में जाइलम के पार्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं, फ्लोएम के पार्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में 4 पार्ट्स पढ़े होंगे, उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। पहले हम थोड़ा सा जाइलम के बारे में और पढ़ लेते हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स आपके नोट्स के लिए लिखे, देखो मेन 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए और बाकी आप यहाँ से अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट डाउन कर सकते हो और इन्हें समझ सकते हो, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ से जरूर नोट करें। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको कैपेबल हो जाए, आप इजीली नोट कर पाए। वीडियो को पॉज करो, पहले वीडियो को प्रॉपर आप सुनो, समझो उसे, कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझो, फिर वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके अपने नोट्स को प्रिपेयर करो और बहुत इजीली आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने जाइलम के बारे में थोड़ा सा जाना अभी, ओके। देखो जाइलम क्या काम करता है, जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू विच टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट बॉडी। वही एक छोटा सा वर्ड जो मैंने लिखा था ना कि क्या करता है, विच टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, जो जल के संवहन में हेल्पफुल होता है, दैट इज जाइलम। थिक वॉल, ये थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट है, ये याद रखना आपको। थिक वॉल होती है, सेल्स आर फाउंड इन द ट्यूबुलर पैसेज। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो भित्तियां होती है वो मोटी होती हैं। इट कंसिस्ट बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। याद रखना बच्चे, जाइलम की जो सेल्स होती हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों से बनता है वो। और आप लोगों को याद होगा ये परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। जब आपने मैस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट्स में इसको डिफाइन किया होगा तब आपको याद होगा दैट इज द पार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी ऊतक का भाग होता है ये। मैटर कैन मूव यूनिडायरेक्शन, अभी बताया ना मैंने आपको, एक ही दिशा में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब दिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ बोथ पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये आपका जो फ्लोएम होता है वो पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों से मिलकर बनता है। फ्लोएम क्या करता है, कंडक्ट फूड मटेरियल ट्रांसफर करता है, ओके। और बेटा और क्या लिखा हुआ है, इन फ्लोएम मैटर कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। तो ये आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं आपको तो दोनों तीनों पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। हिंदी वाले बच्चे इसमें से नोट्स कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं हमने। अब देखो जाइलम के पार्ट्स, ये आपसे जरूर पूछ लेते हैं कि 4 पार्ट्स होते हैं, हालांकि इसके बारे में ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है आपको, ठीक है। मैंने लिख दिया, आप प्रॉपर लिख सकते हो। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स, जाइलम ट्रैकिट्स, हिंदी में भी देख लेते हैं साथ के साथ। देखो बेटा, एक होता है हमारा जाइलम ट्रैकिट्स, एक होता है हमारा जाइलम वेसल्स, एक नंबर में पूछ लेते हैं इन चारों पार्ट्स के नाम, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। उसी तरीके से हिंदी में जाइलम ट्रैकिट्स को वाहिनिका कहा जाता है और जाइलम वेसल्स को वाहिका कहा जाता है और जाइलम पैरेन्काइमा को पैरेन्काइमा कहा जाएगा, फाइबर को रेशे, फाइबर यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, रेशे भी कहते हैं, ठीक है।
देखो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि डेड सेल्स पाई जाती है किसमें, ट्रैकेट्स में। लिविंग सेल्स किसमें पाई जाती हैं, तो पैरेन्काइमा में। जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसा पार्ट हुआ जिसमें ओनली लिविंग सेल्स पाई जाती है, बाकी सब में कैसी मिलती है आपको, डेड सेल्स मिलती है। ठीक है बेटा, उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, पैरेन्काइमा के अंदर जीवित कोशिका, बाकी सब में डेड कोशिका। प्रॉपर आप समझ सकते हो, जाइलम ट्रैकेट्स दे आर elongated angular dead cells, primitive elements mainly involved in the conduction of water and minerals इन जिम्नोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म का पार्ट कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। स्टोर फूड, पैरेन्काइमा का तो हमेशा याद रखना, स्टोरिंग ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने में काम करता है। स्टार्च हो गया, फैट हो गया, इस तरीके के मटेरियल्स को तो आप प्रॉपर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मेन है कि जाइलम के 4 पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में 1 नंबर में पूछे गए थे। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें लिविंग सेल्स और किसमें डेड सेल्स होती है। बाकी ये जो मेन कंटेंट जो है बच्चे, या फिर 9th स्टैंडर्ड का पार्ट है, वहां पे पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है बेटा हमारा हिंदी वाले भी इस तरीके से समझेंगे। फ्लोएम, फ्लोएम भी 4 पार्ट से मिलकर बनता है। फ्लोएम के कौन कौन से होते हैं, एक होता है सीव ट्यूब, एक होती है कंपेनियन सेल, एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक होता है फ्लोएम फाइबर। तो ये चारों पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, इनके नाम। ठीक है, और इसमें लिविंग सेल्स किसमें होती हैं, फ्लोएम फाइबर। थोड़ा सा डाउट है बच्चे, क्लियर कर लेना, मे बी पैरेन्काइमा में ही ऑलवेज लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, तो एक बार चेकआउट करना। इसमें बेटा आई थिंक ये गलत है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी। ठीक है, क्या होता है कि ये जो हमारा है ना फ्लोएम फाइबर, इसमें डेड सेल होती है, इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, मृत कोशिकाएं इसमें होती है। देखो इसमें ठीक लिखा हुआ है, इंग्लिश में मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, फ्लोएम जो है, फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स होती हैं, जिसे हिंदी में चालिनी कोशिका कहते हैं, उसमें जीवित कोशिका पाई जाती है। फ्लोएम का कंपेनियन सेल जिसे साथी कोशिका कहते हैं, उसमें भी जीवित कोशिका पाई जाती है, और इसमें भी जीवित कोशिका पाई जाती है पैरेन्काइमा में। तो ये आपको सही कर लेना है। यहाँ पे आएगा बेटा लिविंग सेल्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी लिविंग सेल्स आएगा और इसमें भी लिविंग सेल्स आएगा, तो इसको आप ठीक कर लेना। ओके, और बाकी आप प्रॉपर नोट कर सकते हैं। आपको नाम जानने हैं और किसमें लिविंग और किसमें डेड सेल्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो जाइलम के अंदर, जाइलम पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स होती हैं, और फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर में डेड सेल्स होती हैं, बाकी सब में लिविंग सेल्स होती हैं। तो जीवित कोशिका, तो ये बेटा ये था। अब हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन का काम करता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, दैट इज द, ये एक पूरा सा अरेंजमेंट है, एक पूरा ऑर्गन्स का अरेंजमेंट है। और मेन इसमें जो हम, जैसे हमने रेस्पिरेशन में लंग्स के बारे में ज्यादा पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन में हमने मेन ऑर्गन देखा ह्यूमन हार्ट था, और डाइजेशन में हमने मेन ऑर्गन देखा कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट स्टमक यानी कि आमाशय उस काम को करता है। उसी तरीके से बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि बॉडी के अंदर से जो वेस्ट होता है उसको कंज्यूम करके बॉडी से बाहर निकालने का काम आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम को होता है, जिसका मेन ऑर्गन आपकी किडनी मीन्स वृक, हिंदी में कहते हैं वृक करती है। ठीक है, तो ये हमारा मेन ऑर्गन हुआ, मतलब मुख्य अंग। तो बेटा इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको दिया, डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे। फिलहाल आप थोड़ा सा समझे। देखो बॉडी में, अब मैं आपको तो एक ओवरव्यू देता हूँ। ओके, और ये चारों प्रोसेस आपकी कंबाइंड हो जाएंगे। जैसे आप लोग जानते हैं, सबसे पहले मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया। न्यूट्रिशन में आपने ये देखा कि आपने जो भी खाना खाया है, लाइक आपने 1 ग्लास मिल्क यानी कि 1 ग्लास दूध पिया है, या आपने कुछ और कंटेंट लाइक कुछ भी आपने खाया है, लाइक ठीक है, आपने पाइनएप्पल खाया है, आपने वाटरमेलन खाया है, जो भी आपने खाया है, और आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हो। तो डाइजेस्ट करने के बाद हुआ क्या कि बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उन्होंने फूड को एब्जॉर्ब किया, और किस फॉर्म में किया, ग्लूकोज की फॉर्म में किया। अब वो ग्लूकोज आपकी हर सेल्स के पास जा चुका है, और उसको ले जाने का काम कौन कर रहा है, तो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने पूरा इफेक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया, मतलब एक कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया, और वो क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जब आपने देखा कि जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन को भी ब्लड ट्रांसफर कर रहा है, जो किस में काम आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। तो दैट मीन्स आपने ब्रीथ किया, ब्रीथ मतलब लंग्स में आपकी एयर कंज्यूम हुई, उसके बाद आपने उसमें आप पूरी बॉडी में उसको रोटेट कराया, ऑक्सीजन को, हर सेल के पास ऑक्सीजन गई, वहां पर उस ऑक्सीजन ने जो फूड ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर किया था उसको बर्न किया, और बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर को रिलीज किया। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है बच्चे। अब जो ये सेल्स हैं,
ओके। और ये सेल्स जो है कंटिन्यूअसली एनर्जी जनरेट कर रही है। अब एनर्जी जनरेट कर रही है तो डेफिनेटली इनके पास भी कुछ वेस्ट प्रिपेयर्ड हो रहा होगा। अब ये वही वेस्ट आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ डिसॉल्व कर देते हैं। ओके, तो आपने क्या देखा, आपको समझ में आया कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को जनरेट कर रही हैं, ऊर्जा बना रही हैं, और ऊर्जा बनाने के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ, इनसॉल्युबल कह सकते हो आप, या कह सकते हो कि वो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है क्योंकि वो सभी कोशिकाओं का वेस्ट है। तो वो कहाँ आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। ओके, अब आपको ये देखना है कि वो ब्लड से आपके यूरिन में कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसी को कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है, जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है, उसको आपको अपनी बॉडी से रिलीज करना है। ओके, तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, हिंदी में पढ़ते हैं। पहले हमने लिखा हुआ है कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचय यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, लाइक ऐसे जो डाइजेस्ट हो चुके हैं उनका वेस्ट है। ओके, उपापचय क्रियाओं में जनित हानिकारक, अब ये वेस्ट कैसा होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। इंग्लिश वाले बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। हमारी बॉडी में जनरेट वेस्ट दैट इज द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस, मीन्स नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को क्या करता है, रिलीज करता है, निष्कासित करता है। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज एक्सक्रीशन। अब देखो ये कहता क्या है, द प्रोसेस ऑफ, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ मटेरियल सच एज सॉलिड वेस्ट और यूरिन, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा जो वेस्ट होता है। अब देखो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, ये दो पार्ट्स में हो गया। एक तो हो गया सॉलिड वेस्ट, ओके, एक्सक्रीट करते हैं हम, जिसे हिंदी में मल कहा जाता है। ओके, और बेटा दूसरा हुआ देखो ये जो ये तो हो गया, और दूसरा लिक्विड वेस्ट जिसे यूरिन कहा जाता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू योर कोर्स तरल यानी कि द्रव जिसे यूरिन भी कहा जाता है। ठीक है, यूरिन यानी कि मूत्र। ओके, तो बेटा इसको हमें जो अकॉर्डिंग, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें लिक्विड वेस्ट के बारे में पढ़ना है। ओके, अब देखो एक छोटा सा वर्ड बताता हूँ। ये जो कलर ऑफ द सॉलिड वेस्ट का होता है ना, येलो, और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका जो वेस्ट होता है, मल जो होता है, वो ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, दो एंजाइम्स हैं। मैं नाम लिख रहा हूँ आपको, मैं नाम लिख देता हूँ बच्चे। ठीक है, ये बिलीरुबिन भी कहा जाता है, एक एंजाइम बिलीरुबिन होता है, एक एंजाइम बिलीवर्डिन होता है। ओके, हिंदी में यही कहते हैं। आपका होमवर्क है, आप इन दोनों के काम को समझेंगे, आप सर्च करो, थोड़ी सी मेहनत करो और मुझे इनके बारे में बताओ। बिलीरुबिन की वजह से कौन सा कलर आता है बॉडी के वेस्ट में, और बिलीवर्डिन की वजह से कौन सा आता है। ठीक है, एक का काम है ग्रीन को प्रोड्यूस करना, एक का काम होता है येलो वेस्ट प्रोड्यूस करना। तो सॉलिड वेस्ट हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, जरूर मुझे आंसर चाहिए इसका। ठीक है, अब आगे देखो लिखा हुआ है, प्रोसेस आपको समझ में आएगी। एक्सक्रीशन का मतलब बॉडी से जो वेस्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, उसको निकाल देना है। ओके, अब इस सबको करने के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट है, यानी कि एक तंत्र, ऐसा उत्सर्जन तंत्र हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो हमें एक सब काम करने में हेल्पफुल होता है। ओके, मैंने एक और लाइन लिखी हुई है प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है एक्सक्रीशन इज वन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सक्रीशन इज वन ऑफ द सेवरल एक्टिविटीज कॉमन। एक्सक्रीशन एक ऐसी इतनी सारी एक्टिविटीज में से कॉमन एक्टिविटी है जो हर प्लांट भी करता है। तो सारी एक्टिविटीज आप प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो, तो वो सब करते हैं। ओके, तो इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक कोशिकीय, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बॉडी से वेस्ट निकालते हैं। तो याद होगा मैंने जब अमीबा के बारे में आपको पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था कि जो अमीबा होता है, अमीबा आफ्टर डाइजेशन देयर फूड, जो बॉडी से वेस्ट होता है ना, उसको धीरे धीरे क्या करता है, ये मान लीजिए अमीबा पाया कहाँ जाता है, वाटर में पाया जाता है। ओके, तो अमीबा क्या करता है बेटे, यहाँ पे मान लीजिए वेस्ट है, उसको धीरे धीरे अपनी स्किन के बाहर लेके आएगा, और यहाँ से स्किन से मतलब आउटर सरफेस से और वाटर में रिलीज कर देगा। और इसी की तरीके से सारे यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव अपनी बॉडी से वेस्ट को रिलीज करते हैं। लिखा हुआ है एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में
विसरित मतलब डिसॉल्व कर देते हैं। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेफ्ट देयर वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी टू आउटर सरफेस ऑफ देयर बॉडी इनटू द वाटर। ओके, तो ये पूछा जाएगा बच्चे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय की जीव वो अपनी बॉडी से ऐसा वेस्ट कैसे रिलीज करते हैं। तो ये रहा एक लाइन में आंसर, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर का आंसर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा डेफिनेशन और प्रोसेस समझ में आया एक्सक्रीशन। अभी मैंने आपको बताया कि सभी सेल्स क्या करते हैं, वेस्ट जो होता है उनका अपना वेस्ट जो होता है वो ब्लड में डिसॉल्व कर देते हैं। ओके, चलो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा ऑर्गन के बारे में, स्पेसिफिक जो ऑर्गन हमारे पास प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको मैंने एक छोटा सा डायग्राम दिखाया हुआ बच्चे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये लो देखो रेड मार्कर, हाँ जी, ये रहा एड्रिनल ग्लैंड। ओके, एड्रिनल ग्लैंड जो है हार्मोन्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में, तब एड्रिनलिन ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊंगा। ये जो ऐसे ही काम क्या करता है, ये इमरजेंसी हार्मोन को रिलीज करता है। लाइक मैंने आपको बताया, जब आप कोई भी ऐसा मिस हैपनिंग वर्क करते हो जिसमें आप पकड़े जाते हो, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रीजन ये है। ओके, फिलहाल हमें जो पढ़ना है, हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना किन किन से है, तो मैं यहाँ कुछ पार्ट्स लिख देता हूँ। आई थिंक मैंने नोट्स में नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो पहले हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो मेन आता है दैट इज किडनी। ओके, किडनी जो है स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसे हिंदी में वृक्क कहा जाता है। ओके, तो ये कितनी है हमारे पास, 2 पेयर और 1 पेयर है, यानी कि 2 है, 2 किडनीज प्रेजेंट है। अगर जोड़े की बात करें तो एक जोड़ा यानी कि 1 पेयर। किडनी के बाद बच्चे जुड़ा हुआ है, देखो ये जो है ना, ये रेड कलर में दैट पार्ट दैट इज ऑर्टा, यानी कि आर्टरीज का जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्टा, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्टा। ओके, इसी तरीके से जो सबसे बड़ी वेन होती है बच्चों, देखो आर्टरी यानी कि धमनी, और सबसे बड़ी धमनी को बोलते हैं महाधमनी। हिंदी में क्या बोलेंगे, महाधमनी। देखो यहाँ लिखा होगा, ये रहा महाधमनी, ये लिखा हुआ। ठीक है, और बेटा उसी तरीके से वेन्स की जो सबसे बड़ी वेन होती है दैट इज इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, वेना कावा। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ गया, वेना कावा महाशिरा। ये देखो ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला है, दैट इज महाशिरा, मतलब वेना कावा। ओके, तो ये तो हमारे एक्सक्रीटरी का पार्ट नहीं है। हमारे एक्सक्रीटरी का जो पार्ट है वो मैं यहाँ चीजें लिख रहा हूँ। ओके, एक तो हो गया किडनी। ओके, किडनी यानी कि 2, एक लेफ्ट एक राइट। ओके, एक क्वेश्चन एक और अराइज होता है, आपको इसको भी आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि ये किडनी जो है ना स्लाइटली ऊपर होती है, ये वाली स्लाइटली ऊपर है और ये स्लाइटली थोड़ा सा नीचे है। ओके, कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर होती है, नीचे होती है, तो स्पेसिफिक इसका कुछ रीजन होगा जिस वजह से अरेंजमेंट ऐसा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, किडनी तो पता चल गया, आर्टरीज का अपग्रेडेड वर्जन आपको ऑर्डा पता चल गया, एड्रिनलिन ग्लैंड के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया अभी। ठीक है, बाई वृक्क धमनी, ये तो नॉर्मली आर्टरीज अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो मतलब बाई वृक्क और धमनी मतलब जो किडनी से जुड़ी हुई आर्टरी है दैट इज कॉल्ड किडनी आर्टरियोल बोलेंगे। ठीक है, वो अभी हो जाएगा। आप देखो इसके बाद जो आता है आपको इसमें एक पार्ट ये पढ़ना है, यूरेटर, दैट इज यूरेटर। There are the 2 ureters, URETER। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है मूत्रवाहिनी, हिंदी में कहा जाता है मूत्रवाहिनी। ओके, दे आर द यूरेटर, और यूरेटर्स कितनी है, 2 यूरेटर हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जिसे हिंदी में मूत्राशय कहा जाता है। तो थर्ड ऑर्गन हो गया हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, आपको पता होना चाहिए बच्चों। ओके, यूरिनरी ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं, मूत्राशय। ओके, यहाँ पे जो है ना यूरिन इकट्ठा होता है, और यूरिन क्या होता है, एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। ये कितना है हमारी बॉडी में, 1 है। फिर लास्ट वन आता है यूरेथ्रा। ओके, गलत रिप्रेजेंट है, यहाँ पे होता है यूरेथ्रा। ये देखो दिया हुआ है मूत्र मार्ग। ठीक है, ओके, ये जो है मूत्र मार्ग जो दिया हुआ है दैट इज द यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये 4th है हमारा, तो इसको आपको याद रखना है। दे आर द 4th ऑर्गन, 4 ऑर्गन है जिनके द्वारा ये सारा परफॉर्म, मतलब मेन जो आता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसके बाद जो है लेक्चर के, ये लेक्चर आज जो कंप्लीट हो जाएगा
उसके बाद फिर से मैं आप लोगों को NCERT के जो डिड यू नो वाले कंसेप्ट हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्लस में NCERT के कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम NCERT के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो सारे कवर करेंगे। इस तरीके से आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है जो आपने पहले करा हुआ है, और इस तरीके से आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं आगे। हमने चारों ऑर्गन्स के बारे में समझ लिया है। ओके चलो बच्चों, तो अब हमें फंक्शन समझना है पूरा, वो भी किसके बारे में, किडनी के बारे में। जब अपनी NCERT ओपन करेंगे तो किडनी वाले एक्सक्रीशन पार्ट में बहुत थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, और मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में आपको कराने वाला हूँ, तो आप क्लियरली उसको समझना। अब इसके बाद जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ वो आपको नोट डाउन नहीं करनी है, वो आपको समझनी है। ओके, क्योंकि बहुत कम चीजें इस पार्ट से बनती हैं एग्जाम में, बट लेकिन मैं आपको वेल मेंटेन इसको क्लियरली समझाऊंगा। ओके, तो किस तरीके से आपको ये करना है। तो बेटा ये आपको नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है, और समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चे, देखो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारा विजिबल हो रहा होगा, स्क्रीन आपको प्रॉपर शो हो रही होगी। आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया हुआ मोस्ट टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट वो होता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के दौरान जो बनता है, ठीक है, उपापचयी इसे ही कहा जाता है। उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ प्यारे बच्चों हिंदी में इसको ही कहा जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आप जान चुके हो कि पेयर ऑफ किडनी। ओके, आपने देखा किडनी है ये हमारे पास, किडनी यानी कि वृक्क। आपने देखा दैट इज यूरेटर। ओके, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, यूरेटर। फिर आपने ये देखा ये ब्लैडर है हमारे पास। ओके, ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसका रीजन, इसका क्वेश्चन है ना वाई, आपको हिंदी में बताता हूँ वाई इतनी लार्ज क्वांटिटी में यूरिया प्रोड्यूस क्यों होता है। तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए ब्लड वेजल्स है इस तरीके से मूव कर रही है हमारी बॉडी के अंदर, और यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स है, सपोज करिए आप, ठीक है, ये सीधा अपना वेस्ट जो है ये किस में डालेगा, ब्लड में डाल देगा। अब ये सारी सेल्स जो है, कोशिकाएं जो है, इतना सारा वेस्ट जो है वो ब्लड में डाल देंगे, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो बिल्कुल गंदा हो जाएगा, और वो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक तरीके से यूरिया का हो रहा है। और ये यूरिया बन क्यों रहा है, और वो भी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आगे आंसर लिखा हुआ है, देखो, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इंक्लूड प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, यानी कि प्रोटीन और अमीनो एसिड्स को फॉर्म करती हैं। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, मतलब खाना पचाना, डाइजेस्ट करना, जिसमें आपका प्रोटीन, और प्रोटीन ही ऐसे, प्रोटीन का ही दूसरा रूप क्या होता है, अमीनो एसिड्स को फॉर्म करता है, और वो क्या करता है, जिसकी वजह से कॉमन वेस्ट बनता है विच इज कॉल्ड अमोनिया। हमेशा याद रखना, यूरिया से पहले बॉडी के अंदर क्या बनता है, अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और वो कैसा होता है, वो होता है लाइक एज ए टॉयलेट क्लीनर। जैसे हम टॉयलेट क्लीनर को यूज करते हैं, इस तरीके से इतना गंदा वेस्ट जो होता है वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। क्या आप इस वेस्ट को, यहाँ लिखा हुआ वी कांट होल्ड दिस वेस्ट इन आवर बॉडी, हम इतना, ये जो वेस्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, इसको अपनी बॉडी में होल्ड तो कर नहीं सकते, और हम इसे सडनली, जैसे मान लीजिए इकट्ठा हुआ तो हमें रिमूव तो करना है अपनी बॉडी से, लेकिन सडनली नहीं कर सकते। अचानक से भाई नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है, ये अमोनिया है, बॉडी से तुरंत बाहर निकाल दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सडनली हम इसे बाहर निकाल भी नहीं सकते, चेंज करते हैं हम इसे, किसमें, हाई टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक, मतलब ज्यादा हानिकारक पदार्थ को, ज्यादा हानिकारक क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, हाई टॉक्सिक क्या है आपके पास, अमोनिया, आप उसको किस में चेंज कर रहे हो, लेस टॉक्सिक में कर रहे हो। लेस टॉक्सिक मतलब कम हानिकारक क्या है हमारे पास, यूरिया। तो ये समझ में आया आपको, अमोनिया को आप किस में कन्वर्ट करते हो, यूरिया में। और ये बात ध्यान रखना, आपकी किडनी यूरिया पर काम कर सकती है। ओके, आपकी किडनी किस पे, यूरिया पे, अमोनिया पे कोई वर्क नहीं प्रॉपर कर पाती है। तो बेटा यानी कि किडनी से पहले ब्लड जो है
प्योरीफाई होने के लिए जो मैं आपसे कहने वाला था वो सबसे पहले जाता है लीवर के पास। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि किडनी मतलब बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन प्रोसेस में लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? तो बेटा वो क्या करता है, लीवर आपका क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है हाई टॉक्सिक, यानी कि हाई टॉक्सिक यानी कि आपके पास क्या अमोनिया है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लेस टॉक्सिक मतलब यूरिया में। और ये जो है ये कौन करता है, ये लीवर करता है। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। कि इससे इसमें बदल दिया। अब इससे यूरिया जो है, यूरिया से ब्लड इसमें ब्लड को फिल्टर, यूरिया अलग निकालना है। ब्लड में देखो पहले क्या था, ये ब्लड है, ठीक है, और ब्लड के अंदर अभी क्या है, अमोनिया है। अमोनिया यहाँ पे क्या आया, लीवर आया, लीवर यानी कि यकृत। ओके, और लीवर ने क्या कर दिया, अमोनिया से किस में बदल दिया, यूरिया में बदल दिया। ओके, अब ये यूरिया क्या करेगा, ये किडनी के पास जाएगा और किडनी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल देगी और आपके ब्लड को फिल्टर करके आपकी बॉडी में डाल देगी। एक छोटी सी प्रोसेस होती है और मैं इस छोटी सी प्रोसेस को आपको बहुत लंबे रूप में समझाने वाला हूँ, बहुत लंबा लैंदी करके, ताकि आप ना क्लियरली समझ पाए। तो हमेशा याद रखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, बट वो तो करती है किडनी, लेकिन हाई टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में बदलने का काम करता है लीवर। मीन्स एक्सक्रीशन में किडनी से पहले लीवर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो कैसे करता है, लीवर वर्क हाई टू लेस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे लीवर क्या कर रहा है, देखो यहाँ से ये लीवर यानी कि यकृत है, ये आपका जा रहा है हाई टॉक्सिक अमोनिया और वहां से लीवर इसको क्या करता है, फिल्टर। लीवर के बारे में एक और बात बताता हूँ, सबसे ज्यादा रीजनरेट होता है, छोटा सा टुकड़ा निकाल के लीवर का, मान लो इतना सा पार्ट निकाल के मैं किसी और की बॉडी में फिट कर दूं ना, तो पूरा लीवर जनरेट हो जाएगा। जैसे लिजार्ड की जो टेल होती है वो रीजनरेट हो जाती है, ऐसी लीवर होता है जो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा इजिली रीजनरेट होता है। ये आप याद रखेंगे। दूसरा एक और फंक्शन बताता हूँ लीवर का। अगर सपोज दैट आपकी बॉडी के अंदर कोई पॉइजन आ गया, तो पॉइजन को रिमूव करने का काम किडनी का नहीं है, सबसे पहले लीवर उस पर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करेगा और लीवर उसको पॉइजन को रिमूव करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा लीवर खराब होता है जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, सुना होगा आपने। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं, किडनी भी खराब हो जाती है, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है। अब थोड़ा सा किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो किडनी कैसी होती है हमारी, एक बीन शेप होती है। किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बीन शेप, बीन के आकार की, जिसकी चौड़ाई कितनी होती है 6 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई यानी कि लेंथ या आप हाइट कह सकते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो मूव करते हैं फिर। विच इज कहाँ पे सिचुएटेड होती है, लोअर बैक ऑफ द साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम्स। एब्डोमिनल कैविटी हमारी क्या होती है, ये वाली होती है, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है। और इसमें पीछे की साइड यानी कि लोअर बैक, पीछे की तरफ 2 किडनी प्रेजेंट होती है, एक स्लाइटली ऊपर होती है, दूसरी स्लाइटली थोड़ा सा नीचे होती है। ओके, अब डोर ऑफ द किडनी क्वेश्चन कभी पूछ ले आपसे तो दैट इज कॉल्ड हाइलम। मतलब किडनी के अंदर आर्टरीज और वेन्स को जाने के लिए जो रास्ता, जो दरवाजा यानी कि डोर जो दिया गया है, दैट इज कॉल्ड, उसके क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों हाइलम। क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। आप इनके वर्ड्स को नोट कर सकते हैं जिससे आपको एक छोटी सी प्रोसेस याद रहे। अदरवाइज वीडियो ऑलवेज अवेलेबल रहेगी चैनल पर। जब भी आपको लगे कि आप कुछ भूल रहे हो तो तुरंत से वीडियो को ऑब्जर्व करो और आपको फिर से सब अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आपने देखा, अब आपके पास आपने ये देखा कि अमोनिया था हमारे पास। ठीक है, अमोनिया था आप लोगों के पास। अमोनिया का फॉर्मूला याद है ना प्यारे बच्चों, मैंने पढ़ाया था चैप्टर 1 में, NH3। ओके, और अमोनिया लीवर ने क्या कर दिया, लीवर ने उसको यूरिया में बदल दिया। ओके, तो अब आपकी बॉडी के अंदर जो किडनी के पास जाएगा वो क्या जाएगा, यूरिया। तो देखो यहाँ पे किडनी भी ये नहीं है कि पूरा 100% प्योरीफाई कर देती है ब्लड को, 1% रह जाता है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मोर यूरिया, इसमें जो पार्टिकल्स आप देख रहे हो यूरिया वाले हैं, और वो लिखी है रेनल आर्टरी, इसमें ज्यादा मात्रा में यूरिया है। और फिर ये आपके पास है रेनल, रेनल का मतलब होता है वृक्क, जो वर्ड आया था, और आर्टरी का मतलब क्या होता है, धमनी। जब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है आर्टरी, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रहा है। ठीक है,
फिलहाल यहाँ पे ये देखना है आपको। तो हाइलम की हेल्प से रेनल आर्टरी से ब्लड जाएगा और इसमें जो ब्लड फिल्टर होके आएगा किडनी से, उसमें लेस अमाउंट ऑफ, बहुत कम मात्रा में यूरिया होगा। दैट मीन्स इसमें 100% हमारे पास यूरिया है। तो इसमें आप कह सकते हैं 1 से 2% यूरिया प्रेजेंट होगा। प्योर प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाती है किडनी, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, लेस अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट हियर। ठीक है बच्चों, चलो तो पार्ट ऑफ किडनी के बारे में देखते हैं। देखो ये बड़ा डीप कंसेप्ट है। ओके, किडनी हमारी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो हमारी किडनी है वो 3 पार्ट्स में, एक है पैल्विस, सबसे अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये जो आप देख रहे हैं दैट इज पैल्विस। फिर जो अंदर वाला पार्ट है, इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, फिर आता है मेड्यूला। मेड्यूला को ना रेनल पिरामिड भी कहते हैं। हिंदी में ये वर्ड्स बेटा ऐसे रहेंगे, मेड्यूला को मेड्यूला कहा जाएगा। ब्रेन के अंदर भी होता है एक मेड्यूला ऑब्लूंगटा बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट याद रखना। किडनी के अंदर पाया जाता है ये वाला पार्ट जो है आपका, दैट इज मेड्यूला। पैल्विस जो होता है किडनी का, इस पार्ट से भी अंदर वाला जो मेन पार्ट होता है वो पैल्विस होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉर्टेक्स, जो बाहर का पार्ट है ये आपका कॉर्टेक्स है। ओके, अब देखो किडनी अकेली नहीं है। एक तरीके से किडनी के अंदर बहुत छोटी छोटी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, बहुत स्मॉलेस्ट, बहुत छोटी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। ओके, और इन फंक्शनल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को हिंदी में व्रकाणु। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, उसी तरीके से किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, यानी कि व्रकाणु। ओके, तो देखो किडनी के अंदर क्या है हमारे पास? किडनी जो है एक प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और जो क्या करता है, रिमूव कर देता है किसको? टॉक्सिन्स लाइक आयंस, यूरिया, इन सबको रिमूव कर देता है ब्लड के अंदर से। ओके, एक दिन में ब्लड पासेस 60 टाइम्स बाय किडनी इन अ डे। 60 बार हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, 5.5 लीटर के अराउंड ब्लड होता है, वो 60 टाइम्स हमारी बॉडी में किडनी से रोटेट करता है। वो भी कितना? एक दिन के अंदर। बट हाउ द किडनी फिल्टर दीज हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस? तो मैंने अभी बताया किडनी इन सभी हानिकारक पदार्थों को छोटे छोटे, उसकी जो छोटी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन मतलब व्रकाणु कहते हैं, उनकी हेल्प से रिमूव करती है। तो मैंने बताया ना आपको फिल्टरिंग यूनिट लाओ, आपको मैं दिखाता हूँ फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। बड़ा कॉम्प्लिकेटिव सा लग रहा होगा ना, समझ भी नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है, कौन सा पार्ट है, कहाँ हम आ गए, है ना। तो बेटा मैं थोड़ा सा इजी करके दिखाता हूँ इसको। ये जो है हमारे पास, ये है हमारी किडनी की अंदर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ऊपर वाली भी नेफ्रॉन की थी, ये भी नेफ्रॉन की है। और नेफ्रॉन के अंदर मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो इसके अंदर ना ये वाला जो पार्ट है, ये जो कप के आकार की जो संरचना बन रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। हिंदी में बोमन सपुट कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? बोमेन्स कैप्सूल। ओके, अभी ये आपको फंक्शन समझना है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो कोशिकाओं का गुच्छा, यानी कि ग्रुप ऑफ मोस्टली सेल्स, वो सारी कोशिकाओं का, वेन्स का यहाँ पे गुच्छा दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। हिंदी में कोशिका गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं कोशिका गुच्छ। ओके, चलो दो नाम तो समझ में आए। ये है कॉन्विलेटेड, देख रहे हो ना, बड़ा कॉन्विलेटेड मतलब उलझी हुई ट्यूब्स जो हैं, ये वाली जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस तरीके से दिख रही है आपको ये। तो ये बेटा कहलाती है पीसीटी, यहाँ पे नाम लिखा हो ना पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हिंदी में भी बेटा आपको यही पढ़ना पड़ेगा, आपकी बुक में अवेलेबल भी नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए आपको इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हो गया। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब बहुत उलझी हुई है, प्रॉक्सिमल क्योंकि ये बोमेन्स कैप्सूल के बहुत पास है। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला, इसको बोलेंगे डीसीटी। ओके, इसको बोलेंगे डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है जो हमारा, ये जो लूप आप देख रहे हो, ये इस तरीके से जो बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड हैनले लूप। हैनले लूप। ओके, हिंदी में हैनले लूप ही कहा जाएगा। इधर ये गिरता हुआ है तो असेंडिंग, इधर उधर उड़ता हुआ है तो डिसेंडिंग। ये आप समझ लेंगे अभी धीरे धीरे। आगे स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारी, इसमें चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। देखो ये चारों पार्ट्स लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस, मैंने भी बताया आपको, कोशिकाओं का गुच्छा, बोमेन्स कैप्सूल,
ठीक है। फिर लिखा हुआ आपने लूप ऑफ हैनली देखा, आपने एक लास्ट में देखी कलेक्टिंग डक्ट। ये ऐसी संवाहिनी है जो क्या करती है, जो यूरिन है, फाइनली जो यूरिन कलेक्ट होता है आपका वो यहाँ पे हो जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। ओके, और बेटा अब मैं देखो इन सब का ना अलग अलग काम है जिसको हमें समझना है। ओके, तो हम समझेंगे कैसे ये देखते हैं। मैं यहाँ पे चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ, आप कोशिश करना समझने की। ये तो हो गई हमारी आर्ट्रियोल, ये एफेंट्रियोल, ये इंग्लिश के वर्ड है, ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है इसके बारे में। ठीक है, आर्ट्रियोल हो गया। चलो मैं इसको अभी डिस्कस करता हूँ, हम और स्लाइड्स देखते हैं आगे। ये प्रेजेंट का होती है, नेफ्रॉन है। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ कि ये इतनी स्मॉलेस्ट होती है बेटा कि अराउंड एक किडनी के अंदर, एक किडनी, याद है एक किडनी एक आईफोन दिला देती है बच्चों को। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है बच्चे। काफी सारे बच्चों ने सुना होगा कि लोग क्या करते हैं, अपनी किडनी को सेल कर देते हैं, लाइक ऐसा, ये सब र्यूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो एक किडनी के अंदर अराउंड 1 मिलियन, 1 लाख, सॉरी 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, इतने नेफ्रॉन्स होते हैं। ओके, इतने कॉम्पैक्टेबल पैक्ड होते हैं ये किडनी के अंदर कि अगर इन सबको जैसे ये होते हैं ना, इसके प्रॉपर खोल दूं ऐसे, ठीक है, लाइक मैंने क्या किया, इनको प्रॉपरली ये जो स्ट्रक्चर ऐसे जो बन रही है इसको ऐसे सीधा सीधा कर दिया और एक के बाद एक लगा दिया, तो अराउंड 16 किलोमीटर का रास्ता ट्रैवल हो जाएगा। मतलब इतना लंबा रास्ता ये बना सकते हैं कौन, नेफ्रॉन्स, कितने, एक किडनी के अंदर। और आपके पास कितनी किडनी है, 2 किडनीज होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलो आगे डिस्कस करते हैं। देखो ये होती क्या है, तो किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन्स जो है, ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया, ये वाला होता है हमारा ये होता है हमारा मेडुला, ओके, और ये होता है आपका कॉर्टेक्स। कहाँ गया मार्कर, ये रहा, ये वाला पार्ट जो है कॉर्टेक्स। तो आपका जो नेफ्रॉन है वो आधा कॉर्टेक्स में, और उसका लूप ऑफ हैनली जो आप देख रहे हो वो किस में होता है, मेडुला में होता है। तो बेटा थोड़ा सा याद रखना, अरेंजमेंट ऑफ नेफ्रॉन, ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे मूव करते हैं। आपने देखा किडनी का काम क्या होता है। अब किडनी आपने देखी यूरिया को फॉर्मेशन करती है, और यूरिया मतलब यूरिन जो है, एक तरीके से यूरिन के अंदर 3 चीज होती है, एक तो यूरिया होता है, एक वाटर होता है, सॉल्ट, या फिर मैंने जैसे कहा था आयंस, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। और ये यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं कि नेफ्रॉन इनको फिल्टर कैसे करता है। तो देखो बेटा, आफ्टर एफरेंट आर्ट्रियोल लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब जो ब्लड को लेके आ रहा है किसके अंदर, नेफ्रॉन, ये छोटी छोटी हमारी आर्टरीज हैं, ओके, आर्टरीज, आर्ट्रियोल लिखा हुआ है ना, धमनी है ये, धमनी, ओके। और ये धमनी यहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाती है, कोशिकाओं का गुच्छा बना लेती है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। होता क्या है, बड़ी तेजी से ब्लड आ रहा है यहाँ पे, और ब्लड जब आता है ना तो काफी तेजी से प्रेशर से आता है। तो प्रेशर के दौरान कुछ चीजें, कुछ इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज भी, और इम्प्योरिटीज के साथ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स हो गया, और फैट हो गया थोड़ी मात्रा में, और भी चीजें इस वाले पार्ट में आ जाती हैं, किसमें, ग्लोमेरुलस में। तो यहां से ब्लड आया, कौन लेके आ रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल लेके आ रहा है, और लेके कौन जा रहा है, ई वाला वर्ड है, इफरेंट आर्ट्रियोल लेके जाता है। तो ब्लड तो आया और प्रेशर से चला गया, लेकिन इस दौरान क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत पोरस स्ट्रक्चर होती है, पोरस का मतलब इनमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, और उन छिद्रों में से छोटी छोटी क्वांटिटी में जो आप देख रहे हो व्हाइट व्हाइट के सर्कल्स जो लगे हुए बच्चे, ये वो इम्प्योरिटीज हैं जो ब्लड में थी, ओके। कार्बोहाइड्रेट, लाइक वो यूरिन था, यूरिया था, यूरिया वाटर था, वाटर के साथ टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस थे, वो कहाँ आ गए, अब ग्लोमेरुलस में आ गए। अब ग्लोमेरुलस के बाद वो कहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो बेटे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ ब्लड कम्स टू द एफरेंट आर्ट्रियोल, ये जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में आ ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, बहुत सारी कोशिकाएं जो इकट्ठी होती हैं, एंड गोज टू द बॉमन्स कैप्सूल, वो किस में चला जाता है, बॉमन्स कैप्सूल में चला जाता है ग्लोमेरुलस से, एंड वॉल बिकॉज दिस बोथ आर पोरस लाइक स्ट्रक्चर। तो मैंने अभी आपको छोटा सा कंसेप्ट समझाया कि ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट से ये सारा ब्लड से जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो किस में आ जाती हैं, इसको बोलते हैं कैप्सूल्स, बॉमन्स
कैप्सूल। तो बेटा यहाँ पे आ चुकी है इम्प्योरिटीज। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। बॉमन्स कैप्सूल के बाद अब मैंने यहाँ पे आपको एक वर्ड बोला था अभी, पोर्स होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो, बॉमन्स कैप्सूल वाली सरफेस ये वाली है, ये वाली सरफेस है। आइए आपको मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो ये रहा बॉमन्स कैप्सूल वाला सरफेस और ये है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे पोर्स हैं। ये जो पोर्स आपको दिख रहे हैं, ओके, इस तरीके से जो पोर्स हैं ये आपको दिख रहे हैं। तो यहां से ये इम्प्योरिटीज इस साइड जा रही है। किसमें जा रही है? ग्लोमेरुलस कोशिकाओं के गुच्छे से बॉमन्स कैप्सूल यानी कि कप शेप की जो स्ट्रक्चर है उसमें जा रही है। ओके, उसके बाद क्या काम होता है? उसके बाद देखो, अब ये जो है ये बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इम्प्योरिटीज जो मैंने आपको बताई, ये जो इम्प्योरिटीज मैंने आपको बताई बड़ी छोटी होती हैं, तभी तो उन छोटे छोटे होल्स में से पास आउट हो जाते हैं। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और यूरिया। ओके, ये इतनी सारी चीजें उसमें प्रेजेंट है। क्या ये सारा हमारे लिए वेस्ट है? ये आयंस तो चलो मान लीजिए वेस्ट हो गया, लेकिन ग्लूकोज तो इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को। अमीनो एसिड्स मतलब प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स का। तो बेटा इनको रिकवर करने के लिए नेफ्रॉन्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है। ओके, कुछ लार्ज क्वांटिटी में भी होते हैं जो फिल्टर नहीं होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ब्लड आया हमारे पास, ओके, ब्लड के साथ क्या था? ब्लड था और प्लस में क्या था? प्रोटीन था ब्लड के अंदर। वो इस साइड नहीं जाता है, वो इसी वेजल्स में ऐसे प्रेशर से आता है, इम्प्योरिटीज को बाहर छोड़ देता है, आयंस, यूरिया, उन सबको, वाटर को, और बाकी फिर वापस चला जाता है। ओके, अब इसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद इस प्रोसेस को कहा जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द बॉमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और बेटा जो बॉमन्स कैप्सूल में जो कंटेंट इकट्ठा हो गया उसको कंबाइनली हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ओके, आपने देखा एक प्रोसेस क्या हुई है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का बॉमन्स कैप्सूल से रोटेट कर जाना अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाता है। और जब ब्लड, यानी कि मैंने आपको बताया ना अभी, ये ब्लड जो है, ब्लड बॉमन्स कैप्सूल से क्या हो गया? रोटेट हो गया। और ये क्या कर, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और जो वेस्ट था, इम्प्योरिटीज थी, वो कहाँ आ गई? बॉमन्स कैप्सूल में आ गई। आर्ट्रियोल से तो चला गया ब्लड, बॉमन्स कैप्सूल में इम्प्योरिटीज आ गई, और ये आपकी कहलाती है इम्प्योरिटीज इकट्ठी कहलाती है फिल्ट्रेट। ओके, तो ये हो गई आपकी फिल्ट्रेट वर्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो आप बच्चे, माइक्रोविली। ओके, देखो ये विली स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाई थी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे भी प्रोजेक्शंस बने हुए हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के, और ये क्या कहलाती हैं? विली कहलाती हैं। यहाँ पे ये पीसीटी के अंदर है। पीसीटी मतलब ये जो, ये तो पढ़ लिया। इसके बाद ऐसे जो बन रही है ये लाइंस, इसको बोलते हैं ना पीसीटी। तो पीसीटी के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, कितना? 65 से 70% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर हो जाता है। किस किस चीज का? इलेक्ट्रोलाइट्स का, अमीनो एसिड्स का, वाटर का और ग्लूकोज का। क्योंकि हमें तो क्या निकालना है? हमें सिर्फ यूरिया निकालना है। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? पीसीटी में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पीसीटी के अंदर भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट आर कॉल्ड माइक्रोविली। ये जितने भी टर्म्स मैंने आपको पढ़ाए, माइक्रोविली, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट और बेटा ग्लोमेरुलस के बारे में, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारी चीजें आपकी बुक में नहीं दी गई हैं, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, अब आता है मेन। आपने देखा पीसीटी ने तो इतनी सारी चीजें एब्जॉर्ब कर ली। ओके, अब आता है डिसेंडिंग लिप। ये जो है ना, ये लूप ऑफ हैनले, इसमें क्या होता है? ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट समझाता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज आ गई। ओके, यहाँ पे इम्प्योरिटीज आ गई, वो कहाँ जा रही हैं? वो अब पीसीटी में जा चुकी हैं। पीसीटी में क्या हुआ? ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। 60 से 70% एब्जॉर्प्शन तो यही हो गया। अब बचा हुआ वाटर जो है वो फिर से कहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया? लूप ऑफ हैनले में हो गया। ओके, देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो वाटर को, और ये वाला हिस्सा जो वापस जब ब्लड इधर से जाएगा ना, ऐसे मतलब ये इम्प्योरिटीज ऐसे जा रही होंगी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आयंस भी स्टोर हो जाएंगे, मतलब आयंस को भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर रेदर पार्ट जो है वो इस वाली डीसीटी से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब करने के बाद देख रहे हो आपके इसके चारों तरफ, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के चारों तरफ ये वेन्स चल रही हैं,
ठीक है, आर्टरीज कह सकते हैं आप इन्हें। तो इसमें डिसॉल्व कर देते हैं, यहाँ से जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो इसमें सीधा आर्टरी में डिसॉल्व कर देगा, मतलब वो ब्लड में फिर आ जाएगा। इस तरीके से, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अराउंड एक डे में हमारा जो फिल्टर ब्लड है, जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, ठीक है, एक तरीके यूरिया जो फॉर्म होता है वो 180 लीटर इम्प्योरिटीज निकलती हैं। और हमारी बॉडी से यूरिन, देखो ये तो हो गया यूरिया, ओके, और यूरिन कितना निकल रहा है, यूरिन निकलता है 2 लीटर मैक्सिमम, ये हो गया यूरिन। तो ये 180 लीटर जो यूरिया था वो गया कहाँ, उस यूरिया में से रीएब्जॉर्प्शन कर करके केवल हमारी किडनी, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन केवल 2 लीटर यूरिन बनाते हैं, यूरिन यानी कि मूत्र, ओके। तो बेटा कितना बनता है, ओनली 2 लीटर बनता है, ठीक है। और इसके बारे में आपकी बुक में भी दिया हुआ है, डायलिसिस यानी कि जिसे हम पढ़ेंगे, डायलिसिस का मतलब है कृत्रिम वृक, मतलब आर्टिफिशियल किडनी। किसी की किडनी खराब हो जाती है ना, तो उससे हीमोडायलिसिस का यूज किया जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आपने देखा यहाँ से प्रोसेस चलते चलते हमारे पास अब यहाँ पे आ चुकी है डीसीटी, मैक्सिमम चीजें ये रिकवर करेगा। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है, जो यहाँ पे स्टैंड बाय होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, वो आपके सारे यूरिया को, ओके, अब आपके पास जो बचा होगा वो क्या बचेगा बेटा, यूरिन बचेगा एक तरीके से, ठीक है, उसको इकट्ठा कर लेगा। और वो इकट्ठा होने के बाद बच्चों जो, हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है, नेफ्रॉन्स ने यूरिन का फॉर्मेशन कर लिया, वो बाय द हेल्प ऑफ यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी, इनकी हेल्प से, यूरेटर की हेल्प से कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है। और ब्लैडर के अंदर एक स्पिंचर लगा होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SPINCHER, ठीक है। ये स्पिंचर जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, ठीक है, बेबी जो हो गए, और ओल्ड एज जो होते हैं, काफी बूढ़े लोग जो होते हैं, उनकी कंट्रोल में नहीं होता है स्पिंचर। और जो यंग होते हैं, ठीक है, तो वे तो वॉशरूम जाने को कंट्रोल कर लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन जो बेबी होते हैं और जो ओल्ड एज के होते हैं, वो उनका स्पिंचर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए उनको वॉशरूम जाने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। लाइक समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो हमने देखा नेफ्रॉन्स ने किडनी के अंदर वो क्या बनाया, यूरिन बनाया। वो यूरिन कहाँ, यूरेटर्स यानी कि इनकी हेल्प से कहाँ पे आता है, ब्लैडर में आता है। और ब्लैडर के बाद यहाँ पे जो यूरेथ्रा होता है उससे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन। बहुत अच्छा कंसेप्ट था, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। बाकी इसका एक छोटा सा रिकॉलेशन में आपको, जब मैं चैप्टर में एनसीईआरटी दोबारा से रीड करा रहा हूँ, तब मैं आपको मेन कंटेंट दोबारा से एक बार रिकॉल करा दूंगा, ठीक है। अब बेटा हम छोटा सा एक ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ। एक्सक्रेशन हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और प्लांट्स के बारे में मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, बाकी अब थोड़ा सा अपनी बुक से पढ़ेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स मतलब पौधे, वो भी एक्सक्रीट करते हैं। एक तो आपने देखा होगा ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं कुछ गम रेज होती हैं, ठीक है, वो अपनी रूट से भी एक्सक्रीट करते हैं। कुछ हानिकारक सब्सटेंस जो अपनी उनकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होते, उसके द्वारा भी रिलीज कर देते हैं। प्लस में ट्रांसपिरेशन मतलब वास्पोसर्जन, आपने देखा होगा ट्रांसपिरेशन मतलब बॉडी, प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई, वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो वो क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। और रिलीज कैसे कर रहा है, वो स्टोमाटा की हेल्प से। प्लांट्स जो है स्टोमाटा यानी कि रंध्र की सहायता से अधिक मात्रा में होने वाले पानी को गिरा देते हैं, और वो भी क्या कहलाता है, एक्सक्रीट कहलाता है। एक और मैं बताता हूँ, विल्टिंग ऑफ लीव्स, आपने देखा हो ना, विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का झड़ना, विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो बेटा पत्तियों का झड़ना भी क्या होता है, प्लांट्स के लिए एक तरीके से क्या होता है, झंडा। प्लांट्स के लिए क्या होता है, एक तरीके से एक्सक्रीट होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोग बुक से रीड कर लेना, बाकी मैं आपको जब चैप्टर एनसीईआरटी से डिस्कस कर रहा हूँ वहां पे मैं दोबारा करा दूंगा। इस तरीके से आपका एक चैप्टर जो है ओवरऑल कंप्लीट होता है। मेन प्रोसेसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार एनसीईआरटी से इसको पूरा गो थ्रू करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, और फिर दोबारा इसके क्वेश्चंस भी करेंगे।
तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 मैक्सिमम कवर होता है। ओके, बाकी बचा हुआ रेस्ट पार्ट में आपको एनसीईआरटी जब रीड आउट कर रहे होंगे हम तब समझेंगे। ओके, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, टाइम भी निकालना पड़ता है, और उसके बावजूद भी जब अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। तो आप कोशिश करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि हाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, अच्छा समझाया जा रहा है, तो आपको शेयर करना चाहिए ऑलमोस्ट। ओके, तो हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।